In this video, we will be doing the NCERT solutions of Class 7 Science Chapter 10, Respiration in Organisms. Let's see question number 1. Question number 1 is, why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? तो कोई एथलीट जो जब भागते हैं, तेज़ भागते हैं, तो उनको ज़ोर से और तेज़ सांस, डीप सांस क्यों लेनी पड़ती है जब वो रेस फिनिश कर देते हैं? तो इसका आंसर है, व्हेन द एथलीट रन्स इन द रेस हिज बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन. तो जब कोई एथलीट भागते हैं, जब तेज़ भागते हैं, तो उनकी बॉडी को एक्चुअली बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. तो हिज रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेज टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी. और बस इसीलिए जो उनकी ब्रीदिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है ताकि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके. दिस इज़ द रीज़न एन एथलीट नीड्स टू ब्रीथ फास्टर एंड डीपर दैन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस. तो यही रीज़न है कि किसी एथलीट को जब वो अपनी रेस पूरी कर लेता है, उसके बाद उसको ज़ोर से और गहरी सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो हमने ये पढ़ा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को यूज़ करके फूड को बर्न करते हैं और हमें एनर्जी मिलती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जब बिना ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड को बर्न किया जाता है और फूड से एनर्जी मिलती है. तो अब इसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को पढ़ लेते हैं. तो एक सिमिलैरिटी है दोनों में कि दोनों में ही, एनारोबिक और एरोबिक दोनों में ही हमको एनर्जी मिलती है. इट रिलीजेस एनर्जी. इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन द फूड इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. तो जो फूड होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में, दोनों ही रेस्पिरेशंस में. अब इनके डिफरेंसेस भी देख लेते हैं. तो डिफरेंस हैं, इधर दिया है हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और इधर दिया है एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो सबसे पहले देखते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो इसमें फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी खाने को हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में और हमें एनर्जी मिलती है. इससे भी एनर्जी मिलती है. सेकंड है, इट्स एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O. तो इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर. और इसके एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं या तो लैक्टिक एसिड या CO2 और अल्कोहल. तो ये इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं. थर्ड वाला है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी. तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है एनर्जी को रिलीज़ करने में. लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो एक फास्ट प्रोसेस है, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो जल्दी से एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी मिल जाती है. और इसका ये है, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, लेकिन थोड़ी देर से मिलती है क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है. लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इट प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें बहुत थोड़ी ही अमाउंट में एनर्जी मिलती है अगर हम इसको कंपेयर करें एरोबिक रेस्पिरेशन से. तो और इनके एग्जांपल्स हैं. एरोबिक का एग्जांपल है, ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स में होता है और हम में भी होता है. ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स यही एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. ह्यूमंस तो सभी लोग
एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो यीस्ट में होता है, जो सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया में भी होता है। और जो हमारी मसल सेल्स हैं, जब हम हैवी एक्टिविटी करते हैं या बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो हमें हमारी मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे हमारी मसल्स को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और इसमें लैक्टिक एसिड और CO2 और पानी दोनों बन सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंसेस हो गए एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लिडन एयर। तो ये क्वेश्चन है कि जब हम किसी धूल भरी जगह पर जाते हैं और हमें इनहेल करनी पड़ती है वो धूल से भरी हुई एयर जो है, तो हमें छींक क्यों आती है। स्नीज का मतलब होता है छींक, तो हमें छींक क्यों आती है। तो इसका आंसर सबसे आसान ये है कि हमारा जब भी हम कुछ ऐसा इनहेल करते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल या कुछ, तो ब्रेन को हमारे मैसेज जाता है नॉस्ट्रिल से कि ये कुछ अलग चीज़ आई है। तो ब्रेन एक मैसेज देता है नॉस्ट्रिल को कि आप उसको नेज़ल चैम्बर से बाहर निकालो बाय द वे ऑफ स्नीजिंग। तो यही लिखा है, व्हेन डस्ट पार्टिकल्स एंटर आवर नॉस्ट्रिल इट सेंड्स अ मैसेज टू द ब्रेन। तो जब डस्ट पार्टिकल हमारे नॉस्ट्रिल में अंदर आते हैं तो वो ब्रेन को मैसेज भेजता है। द ब्रेन इंस्ट्रक्ट्स द नेसल चैम्बर टू पंप आउट द डस्ट पार्टिकल्स बाय स्नीजिंग। तो जो ब्रेन है वो नेसल चैम्बर को या नेसल कैविटी को इंस्ट्रक्शन देता है कि छींको और उस डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाल दो। दिस इज़ अ मेथड टू रिमूव द अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स। तो ये जो तरीका है ये एक मेथड है जिससे जो अनवांटेड डस्ट पार्टिकल अगर हमारी नाक में चले जाते हैं तो वो निकल जाते हैं। स्नीजिंग इज़ अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय आवर बॉडी। तो जो ये स्नीजिंग है ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी यूज़ करती है अगेंस्ट एनी डस्ट पार्टिकल और एनीथिंग विच एंटर्स आवर नॉस्ट्रिल्स विच इज़ अदर देन एयर। क्वेश्चन 4 है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, फिल ईच ऑफ देम विद वाटर। तो हमें 3 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, उन तीनों में पानी डाल देना है। लेबल देम A, B and C. Keep a snail in test tube A, a water plant in test tube B, and in C keep snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of CO2? तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें बताया गया है कि 3 टेस्ट ट्यूब्स लेने हम, तो हम ले लेते हैं 3 टेस्ट ट्यूब्स जैसे 1, 2 and 3। और इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में पानी को फिल कर देना है हमें। और इसमें हमें एक स्नेल रख देना है। इसमें डाला है स्नेल। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमें स्नेल नहीं, सिर्फ एक जो वाटर प्लांट होता है वो डालना है। और थर्ड में हमें वाटर प्लांट और स्नेल दोनों ही डालना है। तो ये वाटर प्लांट और स्नेल दोनों डाल दिया हमने। ये प्लांट डाल दिया एक, ये स्नेल। तो इसमें आ गया स्नेल एंड वाटर प्लांट। तो ये दोनों चीज़ हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाली। अब हमसे पूछा गया है कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब में से किस टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा CO2 होगा। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो CO2 एक्सेल करते हैं, तो स्नेल जो है वो CO2 एक्सेल करेंगी, तो ये ज़्यादा CO2 यहीं रहेगी। और जो प्लांट हैं वो प्लांट्स रेस्पायर करते हैं तो CO2 एक्सेल करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं जब वो
फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन देगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होगी। और जो थर्ड वाला जो है सी में क्योंकि स्नेल भी है और प्लांट भी है, तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा और ये स्नेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। तो कुछ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होगी? ए में, और बी में तो बहुत ही कम होगी और सी में थोड़ी सी होगी। तो सबसे ज़्यादा आंसर है इसका ए। तो ये अब आंसर देख लेते हैं हमें कैसे लिखना है। द टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टेस्ट ट्यूब ए में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन होगा। द कार्बन डाइऑक्साइड कम्स बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन बाय द स्नेल। तो जो ये ए टेस्ट ट्यूब में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसलिए है क्योंकि जो स्नेल है उसने रेस्पायर किया है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसने एक्सेल किया है, इसलिए टेस्ट ट्यूब ए में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। In test tubes B and C, a part of the carbon dioxide is utilized by the plant for photosynthesis and hence there is less concentration of carbon dioxide. तो जो टेस्ट ट्यूब B और C है उसमें सेकंड B में तो क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ओनली प्लांट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी। लेकिन जो C वाली है टेस्ट ट्यूब C, उसमें स्नेल और प्लांट दोनों हैं, जहाँ पर स्नेल जब एक्सेल करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, लेकिन प्लांट जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपना यूटिलाइज करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए और वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर है ए, टेस्ट ट्यूब ए। क्वेश्चन नंबर 5 है टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें हमको आंसर्स को टिक करना है जो करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ए है इन कॉकरोचेज एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। तो जो कॉकरोचेज होते हैं उनमें एयर कैसे उनकी बॉडी में एंट्री करती है, ये हमने पढ़ा था जब हमने पूरा वीडियो देखा था लेसन का, जब हमने लेसन को अच्छे से कवर किया था। तो कॉकरोचेज में स्पायरिकल्स होते हैं, स्पायरिकल से ही एयर उनकी बॉडी में एंटर करती है और उसके बाद ट्रैकिया से होते हुए उनके सभी बॉडी पार्ट्स में, सभी सेल्स में पहुंच जाती है। तो आंसर है स्पायरिकल्स। बी है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और हमारी लेग्स में भी क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी भी मिलती है लेकिन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और वो लैक्टिक एसिड जब हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी मसल्स में तो हमें क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो इसका आंसर है लैक्टिक एसिड। सी है नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इज इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन इज एट रेस्ट इज। तो जो हम ब्रीदिंग का रेट है वो एक एवरेज एडल्ट पर्सन में कितना होता है, वो होता है 15 और 18 के बीच में। तो ये आंसर है। डी है ड्यूरिंग एक्सेलेशन द रिब्स। तो जब हम एक्सेलेशन करते हैं तो हमारी रिब्स में क्या होता है, हमारी रिब्स डाउनवर्ड्स मूव करती हैं। जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो हमारी रिब्स अपवर्ड्स मूव करती हैं, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं, जहाँ एक्सेलेशन पूछा है तो एक्सहेल करते हैं तो हमारी रिब्स डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। तो ये आंसर है मूव डाउनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में और 2 में कुछ आइटम्स दिए हैं, हमें उनको मैच करना है। जैसे कि यीस्ट, जो यीस्ट होता है वो उससे अल्कोहल बनता है, तो इसका आंसर है ये अल्कोहल। डायाफ्राम, जो डायाफ्राम है वो हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसके बॉटम में होता है, तो इसका आंसर है चेस्ट कैविटी। स्किन, जो स्किन है वो उससे अर्थवॉर्म ब्रीदिंग करता है,
रेस्पायर करता है, स्किन है उससे अर्थवॉर्म रेस्पायर करता है। लीव्स में स्टोमेटा होता है, प्लांट्स की लीव्स में स्टोमेटा होता है जिससे वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। तो प्लांट्स की लीव में स्टोमेटा होता है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, और फिश के गिल्स होते हैं जिससे वो रेस्पायर करते हैं, और फ्रॉग के लंग्स एंड स्किन होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं यीस्ट, अल्कोहल, डायफ्राम चेस्ट कैविटी, स्किन अर्थवॉर्म, लीव्स स्टोमेटा, फिश गिल्स एंड फ्रॉग्स लंग्स एंड स्किन। तो फ्रॉग के लंग्स और स्किन दोनों से ही रेस्पायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है मार्क ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो होता है कि फास्ट होता है? फास्ट होता है, इसलिए ये फॉल्स है। और फॉल्स है तो हमें इसका आंसर भी देना पड़ेगा। आंसर क्या है? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस। तो हम ये लिख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। सेकंड है प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। तो जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन में, सिर्फ दिन में, और रेस्पिरेशन सिर्फ रात में करते हैं। तो ये भी गलत है, इट इज़ फॉल्स। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में करते हैं, ये करेक्ट है। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है, ये जो रेस्पिरेशन है ये प्लांट्स में रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी होता है, जिसमें वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग डे बट दे रेस्पायर थ्रू आउट डे एंड नाइट। Respiration by plants in day is called photorespiration. During day, photosynthesis produces much more oxygen than required for respiration. Some oxygen is liberated while some is trapped in the cells for respiration to take place in the night. तो ये है आंसर करेक्ट कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन में, और जो रेस्पिरेशन करते हैं वो दिन और रात दोनों समय पर करते हैं। रेस्पिरेशन में वो दिन में जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वही उसमें से कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन। अभी नेक्स्ट है थर्ड, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। तो हमने जब ये चैप्टर किया था तो हमने पढ़ा था फ्रॉग्स की मॉइस्ट स्किन होती है, तो वो दिन में वो लंग्स से और स्किन से दोनों से ब्रीथ कर सकता है क्योंकि उसमें लंग्स भी होते हैं। क्वेश्चन 4 है, तो ये 3 का आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 4 है द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। तो जब हम जानते हैं कि फिशेस के लंग्स नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए, इसलिए फॉल्स है। तो फिशेस के गिल्स होते हैं, तो हम लिख सकते हैं फॉल्स, और साथ में हम आंसर लिख सकते हैं द फिशेस हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। फिफ्थ है द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो जब इनहेल करते हैं हम एयर को, जब हम ब्रीद इन करते हैं एयर को, तो हमारा चेस्ट कैविटी का साइज़ बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ताकि हमारी चेस्ट में, लंग्स में ज़्यादा एयर आ सके। तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8 है given below is a square letter in which are hidden different words related to respiration in organisms. These words may be present in any direction, upward, downward or along the diagonals. Find the words for your respiratory system. Clues about those words are given below the square. तो ये जो दिया हुआ है इसके साथ हमको क्लूज दिए हुए हैं, लेकिन हम आपको वैसे ही बता देते हैं जैसे कि रिब्स होती हैं जिसके अंदर लंग्स होते हैं, चेस्ट कैविटी होती है, तो ये रिब्स हैं। ऐसे ही ये डायफ्राम है जो चेस्ट कैविटी के बॉटम में होता है। ये लंग्स हैं जिससे हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं।
ये स्टोमेटा है, STOMATA, स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो लीव्स में होता है, प्लांट्स की लीव्स में, ग्रीन प्लांट्स की लीव में होता है, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। ये स्पाइरिकल्स हैं जो कॉकरोचेस और इंसेक्ट्स में होते हैं, जिनसे वो एयर को ब्रीथ इन करते हैं, इनहेल करते हैं। ऐसे ही ये ट्रैकिया है, जो कि जिनसे कि जो कॉकरोचेस हैं, स्पाइरिकल से जो एयर वो इनहेल करते हैं, वो ट्रैकिया के थ्रू पूरे बॉडी के सिस्टम में सभी सेल्स में उनको ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऐसे ही नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल्स से बेसिकली हम लोग इनहेल करते हैं एयर को। ऐसे ही ये एंट है, ANT, एंट। और ये ईस्ट है, ईस्ट, YEAST, ईस्ट। ईस्ट जो होता है ये सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो जो ये एंट है, ANT, ये एंट एक कॉकरोच जैसे ही इसका भी ट्रैकियल सिस्टम है, जिससे वो स्पाइरिकल के थ्रू और ट्रैकिया के थ्रू इनहेल करता है एयर को। तो ये हमने सभी वर्ड्स को सिलेक्ट कर लिया है। अभी आप इनको वन बाय वन दोबारा देख लेते हैं, जो आंसर हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है उसमें। ये रिब्स हैं। फर्स्ट है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट की जो एयर ट्यूब होती हैं वो होती हैं ट्रैकिया, जो कि ये है, यहाँ से ट्रैकिया नीचे तक है। उसके बाद है स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी। तो जो स्केलेटन हमारा चेस्ट कैविटी को सराउंड करता है उसको रिब्स बोलते हैं, तो ये रिब्स है। थर्ड है मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। तो जो चेस्ट कैविटी के बॉटम में होता है वो होता है डायाफ्राम। तो DIAPHRAGM, डायाफ्राम। टाइनी पोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ लीफ। जो लीफ की सरफेस पे होते हैं, पत्तियों की सरफेस पे होते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा ये है, STOMATA, ये वाला। स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। तो जो इंसेक्ट की साइड्स में होते हैं वो स्पाइरिकल होते हैं, जैसे कॉकरोचेस और एंट्स पे होते हैं। तो स्पाइरिकल्स ये है, ये वाला स्पाइरिकल्स। नेक्स्ट है लंग्स, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के लंग्स होते हैं, तो लंग्स ये हैं। नेक्स्ट है द ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल, नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल से हम इनहेल करते हैं, ये है नॉस्ट्रिल। और एनऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म यीस्ट है। तो यीस्ट ये है, YEAST, यीस्ट। लास्ट है एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम। तो ट्रैकियल सिस्टम किस में होता है, कॉकरोचेज में और इंसेक्ट्स में होता है। ऐसे ही ANT, एंट लिखा है, इसलिए एंट भी एक इंसेक्ट है जिसमें ट्रैकियल सिस्टम होता है। क्वेश्चन 9 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज। जब ये माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों पे माउंटेन्स को चढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन क्यों लेके जाते हैं। इसका 4 आंसर दिए हुए हैं, इससे हमें एक सिलेक्ट करके बताना है। तो फर्स्ट है एट एन अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज़ नो एयर। इसमें लिखा है कि अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर जाते हैं वो, तो वहाँ बिल्कुल एयर नहीं होती है, ये गलत है। बी देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज़ लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। तो ये बिल्कुल सही आंसर है कि जो एयर जनरली हमें ग्राउंड में मिलती है, यानी मैदानी इलाकों में मिलती है, वो वहाँ पर उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलती है जो हम माउंटेन्स पे होते हैं। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन कैरी करनी पड़ती है। इसका सी भी देख लेते हैं, द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ हायर दैन दैट ऑफ द ऑन द ग्राउंड। कि वहाँ पर एयर का टेम्परेचर जो ग्राउंड पे एयर है उससे गर्म है, ये गलत है। डी है
द प्रेशर ऑफ एयर इज़ हायर देन दैट ऑफ द ग्राउंड, कि जो एयर है उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा है जितना ग्राउंड है उससे ज़्यादा, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है, बी है इसका आंसर। द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हो गए हैं चैप्टर 10 के साइंस के। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ आप हमारे वीडियोस जो हमने बनाए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो वीडियोस आप ज़रूर देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और तब इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।